कबड्डी लीग 2021 मैच का 7वां दिन और दो बड़े मुकाबले, पुनेरी पल्टन्स वर्सेस पटना पायरेट्स और दूसरा मुकाबला तेलुगु टाइटंस वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। कई टीमें हैं इसमें जिन्होंने एक भी जीत अभी तक हासिल नहीं करी है। यहाँ से जीत के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो इन मैचेस से पहले आपको इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं, विंजो के बारे में, जहां पर 100 से ज्यादा गेम्स है, वो भी 12 से ज्यादा भाषाओं में। फैंटेसी वॉर नाम का एक फॉर्मेट है जिसमें आपको टीम बनाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स की टीम को अपनी टीम बना सकते हैं और उनकी टीम के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जिसमें आप एक गेम में 2 से 4 टीमों के साथ भिड़ते हैं और जीतते हैं तो आपको मिलते हैं कूपन्स, और इन कूपन से आप बिग बास्केट, अमेज़न से काफी सारे फायदे उठा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये सारी चीजें आपको 12 भाषाओं में मिल सकती है। अब वापस आते हैं मैच की तरफ। पुनेरी पल्टन्स वर्सेस पटना पायरेट्स, दिन का पहला मुकाबला ये होने वाला है। दोनों टीमें एक एक जीत, एक एक हार के साथ आई हैं। पुनेरी की बात कर लेते हैं पहले। पुनेरी पल्टन टूर्नामेंट की शुरुआत दबंग दिल्ली के खिलाफ की थी और नवीन एक्सप्रेस के सामने ये टीम नहीं टिक पाई थी। 41-30 के रेशियो से ये हारे थे। उसके बाद दूसरा मुकाबला हुआ तेलुगु टाइटंस के खिलाफ। तेलुगु टाइटंस पिछला सीजन 11वें नंबर पे खत्म किया था। थोड़ी सी बढ़त मिली और ये मुकाबला काफी क्लोज एनकाउंटर पे खत्म हुआ था। ऐसा नहीं था कि इस मैच में पुनेरी बहुत बड़े मार्जिन से जीता हो। 34-33 के रेशियो से एक मुकाबला अपने नाम किया। इसके बाद पटना पायरेट्स, उनकी ऑपोजिशन टीम जो इस मैच में होने वाली है, उसकी बात करते हैं। अपना पहला मुकाबला हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ 39-42 वाले एवरेज से जीता। उसके बाद जब यूपी योद्धा के खिलाफ मुकाबला हुआ, प्रदीप नरवाल की ऑपोजिशन वाली टीम, जिनके लिए पहले खेला करते थे प्रदीप नरवाल, उस मैच में इनको हार मिली और 35-36 से वो मैच हारा। इसके बाद वापस आते हैं। अब बात करते हैं कि इस मैच में दोनों टीमें एक जीत, एक हार के साथ जा रही हैं। पुनेरी पल्टन के एक्सेप्शनल प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? नितिन तोमर से काफी कुछ उम्मीदें रहने वाली हैं। नितिन तोमर वही खिलाड़ी जब दबंग दिल्ली के खिलाफ उतरे थे तो सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं मैच बनाने की कोशिश की थी। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए 7 रेड पॉइंट्स अपने नाम किए थे। दूसरी तरफ मोहित गोयत 9 रेड पॉइंट्स इनके नाम रहे थे। पहले मैच में दिल्ली के खिलाफ नहीं खेले थे, लेकिन तेलुगु टाइटंस के खिलाफ अपना मुकाबला खेला और शानदार परफॉर्म किया था। असलम इनामदार, ये खिलाड़ी आपको याद रहना चाहिए और ये वॉच आउट खिलाड़ी में भी होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी दिल्ली के खिलाफ भी अच्छा खेला और जब तेलुगु के खिलाफ खेला तो वो भी बहुत शानदार। एक मैच में 5 पॉइंट्स अपने नाम किए, दूसरे मैच में 8 पॉइंट्स। डिफेंस की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अविनेश काफी अच्छा कर रहे हैं इस टीम के लिए। 5 डिफेंस पॉइंट्स, 5 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले हैं। इनके अलावा विशाल भारद्वाज और सोमवीर पे भी काफी कुछ डिपेंड होने वाला है। विशाल भारद्वाज 3 टैकल पॉइंट्स और सोमवीर दोनों मैचों में 2-2 टैकल पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है इस टीम के लिए कि इनका रेट पॉइंट्स जो थे दबंग दिल्ली के खिलाफ काफी अच्छे थे। इन्होंने 21 रेट पॉइंट्स निकाले थे, लेकिन जब यही टीम अब तेलुगु टाइटंस के खिलाफ गई तो सिर्फ 18 रेट पॉइंट्स पे आके रुक गई। जो बढ़ना चाहिए था वो ग्राफ इनका गिरा। वही जब दिल्ली के खिलाफ उतरी थी तो टैकल पॉइंट्स सिर्फ 5 निकाले थे, लेकिन जब तेलुगु के खिलाफ उतरी तो 13 टैकल पॉइंट्स उतारे थे। और ये बात ध्यान में रखनी होगी कि तेलुगु टाइटंस अच्छा डिफेंस उनका थोड़ा अच्छा है। जो उनके पिछले मुकाबले हुए थे उसमें दिखा था कि तेलुगु टाइटंस अच्छा डिफेंस करती है। तो ओवरऑल एक तरफ से आप ऊपर बढ़ते हो तो दूसरी तरफ से नीचे गिरे हो। उस चीज को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पुनेरी पल्टन के लिए। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की बात करें तो उनकी टीम में है मोनू गोयत, जिन्होंने अपने पहले मुकाबले में 15 रेड पॉइंट्स निकाले थे हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ। उसके बाद जब दूसरा मुकाबला यूपी योद्धा के खिलाफ खेला तो सिर्फ 5 रेड पॉइंट्स इनके खाते में गए। इनके अलावा कप्तान प्रशांत राय 7 पॉइंट्स इन्होंने हरियाणा के खिलाफ निकाले और उसके बाद 8 पॉइंट्स यूपी योद्धा के खिलाफ। सचिन 7 पॉइंट्स हरियाणा के खिलाफ और 10 पॉइंट्स योद्धा के खिलाफ। और अब डिफेंस की बात की जाए तो एक खिलाड़ी सबसे ज्यादा अलग नजर आता है इनके लिए, मोहम्मद रेजा। पहला मैच खेला 2 टैकल पॉइंट्स निकाले, लेकिन जब दूसरा मैच खेला यूपी योद्धा के खिलाफ तो 7 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे और प्रदीप नरवाल को कई बार बाहर भेजा था, सुपर टैकल किया था, 6 पॉइंट्स ऐसे ही कमाए थे। उसके बाद उनको दोबारा वापस भेजा। इसके अलावा डिफेंस की बात की जाए तो साजन का नाम भी आता है, जिन्होंने दोनों मैचेस में थोड़ा कंसिस्टेंट करते हुए 3-3 पॉइंट्स जो है इस टीम के लिए निकाले हैं।
लेकिन प्रॉब्लम एरिया थोड़ा सा लगता है कि ये जो टीम है दोनों तरफ से बैलेंस्ड होके चल रही है। इनका डिफेंस भी सही चल रहा है, इनका रेट पॉइंट्स भी सही चल रहा है, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ओवर द टॉप परफॉर्मेंस की जरूरत है अगर मुकाबले जीतने हैं तो। इसके अलावा इसके टीम के स्क्वाड्स की बात कर लेते हैं। पुनेरी पल्टन किन खिलाड़ियों के साथ जा सकती है? मोहित गोयत अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं, टीम के लिए रेट पॉइंट्स निकाले हैं, और नितिन तोमर, इन दोनों खिलाड़ियों को साथ में चलना होगा, रेट पॉइंट्स निकालने होंगे। इसके अलावा असलम इनामदार को आप बाहर नहीं कर सकते हो क्योंकि टीम को कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दे रहे हैं। जादव शाह जी ये डिफेंस के लिए सबसे बड़े नाम हो सकते हैं। सोमवीर, विशाल भारद्वाज और अभिनेश थोड़े थोड़े पॉइंट्स निकल रहे हैं। ओवर द टॉप परफॉर्मेंस वही करना होगा और मैच जिताने होंगे। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स की टीम की बात की जाए तो मोनू गोयत, प्रशांत रॉय कप्तान, सचिन, साजिन, मोहम्मद रेजा, सुनील, नीरज कुमार, इन खिलाड़ियों के साथ आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। बैटल जो रहेगा, की बैटल किन खिलाड़ियों के बीच में रहेगा? मोहित गोयत और मोनू गोयत दोनों अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। मोहित गोयत ने एक मुकाबला खेला, काफी अच्छा परफॉर्म किया। मोनू गोयत टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। पुनेरी के स्टार परफॉर्मर मोहित गोयत पहला मैच खेला था, 9 रेड पॉइंट्स निकाले थे। इसके अलावा दूसरी तरफ बात की जाए मोनू गोयत की तो वो भी स्टार परफॉर्मर हैं, 2 मैच खेले हैं, 20 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पुनेरी पल्टन मोहित गोयत के साथ इसलिए भी जा सकती है क्योंकि राहुल चौधरी क्योंकि अब ज्यादा कुछ टीम के लिए कर नहीं पा रहे हैं, 2 मैच के लिए दोनों में इतना ज्यादा कुछ परफॉर्म करके दिया नहीं, तो इट्स हाई टाइम यू मूव ऑन टू अनदर प्लेयर, यू गिव चांसेस टू मोहित गोयत। आप मोहित गोयत को नितिन तोमर के साथ खिलाएं और टीम के लिए रेडिंग डिपार्टमेंट को और ज्यादा मजबूत करें। इसके अलावा वॉच आउट प्लेयर्स, प्रशांत रॉय कप्तान पटना पायरेट्स के दोनों मैचों में थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इन पे नजरें होंगी क्योंकि उम्मीद की जाएगी पहले मुकाबले में जैसे 7 रेडिंग पॉइंट्स निकाले, अगले में 8 रेडिंग पॉइंट्स निकाले, तो अब एक और मुकाबले में जाएंगे तो ये सुपर 10 तक ये पहुंचे। इसके अलावा मोनू गोयत पटना पायरेट्स के ही 15 और 5 दोनों मैचेस में निकाल चुके हैं, टोटल 20 पॉइंट्स निकाल चुके हैं, तो इन पे भी काफी कुछ रहेगा अगर पटना पायरेट्स को जीत देखनी है तो। मोहम्मद रेजा डिफेंस में पटना पायरेट्स के कमाल करते हैं। पहले मुकाबले में बेशक 2 टैकल पॉइंट्स आए थे, लेकिन दूसरे मुकाबले में 7 टैकल पॉइंट्स और बड़े खिलाड़ी को पकड़ा था, प्रदीप नरवाल को रोका था उस मैच में। अब पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो मोहित गोयत एक बड़ा नाम है, 9 रेडिंग पॉइंट्स निकाल चुके हैं। इसके अलावा नितिन तोमर 7 रेडिंग पॉइंट्स इनके नाम रहे थे, दूसरे मुकाबले में नहीं खेले थे, और असलम इनामदार दोनों मैचेस खेले, दोनों मैचेस में कुछ पॉइंट्स निकाल के टीम में अपनी जगह पक्की करी है। इसके अलावा बात की जाए दूसरे मुकाबले की, तेलुगु टाइटंस वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स की, यहाँ पे एक टीम एक भी जीत के साथ नहीं आ रही है और दूसरी टीम ऐसी है कि भाई उन्होंने एक टाई खेला है। टाई जिसने खेला है वो तेलुगु टाइटंस है। तमिल थलाइवास के खिलाफ जब अपना पहला मुकाबला खेला तो 40-40 के रेशियो से उसको टाई किया था। दूसरी तरफ हरियाणा स्टीलर्स अभी भी जीत की तलाश में है, अगर इस मैच में जीत हासिल करती है तो खाता खुल जाएगा इस टीम का। तेलुगु टाइटंस पहला मुकाबला टाई किया था, उसके बाद पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ 34-33 से बहुत क्लोज मार्जिन से हारा था। इसके अलावा हरियाणा स्टीलर्स की बात की जाए तो एक भी जीत अभी हाथ नहीं लगी है। पटना पायरेट्स पहला मुकाबला 39-42 के रेशियो से हारा, उसके बाद दूसरा मुकाबला जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ 40-38 के रेशियो से हारा। अभी तक जीत की तलाश में है और शायद इस मुकाबले में चाहेगी कि जीत हासिल हो जाए। दोनों टीमें इस मैच में विदा किसी जीत के हासिल कर रही है। अपना पिछला मुकाबला दोनों टीमें हार के आ रही है। तेलुगु टाइटंस की पहले बात करते हैं। पिछला सीजन 11वें नंबर पे फिनिश किया था, इस सीजन शायद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन सब कुछ डिपेंड तो इस टीम के सिद्धार्थ बाहुबली देसाई पे करता है, तो ऐसे में इस चीज से पार पाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अभी मैं आपको 4 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगी, आप हाथ पे गिन के कह सकते हैं कि तेलुगु के लिए सिर्फ यही खिलाड़ी चलते हैं। अगर टीम के ओवरऑल प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो जीत हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तेलुगु के परफॉर्मर्स जो रहे हैं हमेशा से, बीते 2 मैचेस में सिद्धार्थ देसाई एक मैच में 11 पॉइंट्स निकाले, दूसरे मैच में 15 पॉइंट्स निकाले। रजनीश दलाल एक मुकाबला खेला था पहले जिसमें तमिल थलाइवास के खिलाफ ड्रॉ किया था, उसमें 6 रेडिंग पॉइंट्स इनके नाम रहे थे। और अनिल बेलवाल एक मैच में 1 रेड पॉइंट और दूसरे मैच में 2 रेड पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं डिफेंस के इनके, तो संदीप खंडोला 5 डिफेंस पॉइंट, 5 टैकल पॉइंट्स इन्होंने निकाले थे पहले मुकाबले में, लेकिन जब दूसरा मुकाबला आया तो 1 टैकल पॉइंट। ऋतुराज कुरावी
3 टैकल पॉइंट्स पहले मुकाबले में निकाले थे, दूसरे मुकाबले में पुनेरी पल्टन्स के खिलाफ सिर्फ 2 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे। इसके अलावा सुरेंद्र सिंह की बात की जाए तो पहले मैच में कुछ नहीं, दूसरे मैच में पुनेरी के खिलाफ 2 टैकल पॉइंट्स इनके नाम रहे। और अरुण के लिए तमिल के खिलाफ जो पहला मुकाबला खेला था उसमें 2 टैकल पॉइंट्स रहे थे और पुनेरी के खिलाफ 1 टैकल पॉइंट इन्होंने निकाला था। प्रॉब्लम एरिया ये है कि भाई इस टीम के लिए सिर्फ सिद्धार्थ देसाई ही स्कोर करते हैं, उसके अलावा कोई और खिलाड़ी आपको दिखता नहीं है जो रेड में पॉइंट्स लेके आ रहा हो। या टैकल की बात की जाए तो संदीप खंडोला के अलावा ओवरऑल कोई परफॉर्म कर रहा हो कि मैचेस चलो रेड से ना सही टैकल से निकले। इनके पुराने मुकाबले भी देखेंगे तो आप टैकल पॉइंट्स जो तमिल के खिलाफ रहा था उसमें फिर भी थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस रहा था, क्योंकि संदीप खंडोला ने एक हाई 5 निकाला था जिसके दम पे 13 टैकल पॉइंट्स इस टीम ने लिए थे। लेकिन जब पुनेरी के खिलाफ उतरी तो कुल 8 टैकल पॉइंट्स इस टीम के नाम रहे और 15 रेड पॉइंट्स, जो कि 15 के 15 सिद्धार्थ देसाई के खाते में गए थे। इसके अलावा बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की। 2 मुकाबले खेल चुकी है ये टीम और दोनों में से एक मुकाबला भी नहीं जीता है हरियाणा। कम ऑन, डू समथिंग। इस टीम के स्टार परफॉर्मर्स की बात कर ले जो अब तक परफॉर्म करते हैं तो विकास कंडोला और आपको रोहित गुलिया के अलावा कोई और नाम नजर नहीं आएगा। विकास कंडोला पहले मैच में 6 रेडिंग पॉइंट्स निकाले थे, दूसरे मैच में 14 रेडिंग पॉइंट्स निकाले। रोहित गुलिया पहले मुकाबले में 10 रेडिंग पॉइंट्स निकाले और दूसरे मुकाबले में 7 रेडिंग पॉइंट्स। डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में भी 2-3 नाम आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं। जयदीप कुलदीप 5 टैकल पॉइंट्स पहले मुकाबले में, 5 टैकल पॉइंट्स दूसरे मुकाबले में। और सुरेंद्र नाडा 3 टैकल पॉइंट्स पहले मुकाबले में, 5 टैकल पॉइंट्स दूसरे मुकाबले में। इस टीम का प्रॉब्लम एरिया क्या है? इस टीम का प्रॉब्लम एरिया ये है कि आप इनके सारे जो प्लेयर्स परफॉर्म करके दे रहे हैं उनके नाम अपने हाथों पे गिन सकते हैं। ओवरऑल कबड्डी एक टीम एफर्ट माना जाता है, 7 खिलाड़ी उतरते हैं मैट पे, 7 को परफॉर्म करना पड़ता है। इस टीम के पास है, इसी वजह से एक भी जीत इस टीम के नाम नहीं आई है। पटना के खिलाफ एक मुकाबला खेला था और दूसरा मुकाबला जयपुर के खिलाफ। अब इस स्क्वाड की बात कर लेते हैं कि ये दोनों टीमें के स्क्वाड के साथ उतर सकती हैं। तेलुगु टाइटंस सिद्धार्थ बाहुबली देसाई को आप बाहर नहीं बिठा सकते, उनके साथ रजनीश दलाल को वापस खिलाना होगा। पहला मुकाबला अच्छा खेला, दूसरे मुकाबले में नहीं थे, अब इस मैच में आना पड़ेगा अगर तेलुगु को जीत देखनी है तो। इसके अलावा अंकित बेनीवाल 1 और 2 रेड पॉइंट्स निकाल रहे हैं, इनको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टीम की जीत के लिए। डिफेंस की बात की जाए तो संदीप कंडोला 5 टैकल पॉइंट्स ही निकाल चुके हैं एक मैच में और दूसरे मैच में भी थोड़ा बहुत अच्छा किया है, अब इनको कंट्रीब्यूट करना होगा। ऋतुराज कोरावी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह और अरुण। हरियाणा स्टीलर्स की टीम देखी जाए तो विकास कंडोला और रोहित गुलिया को आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं, मीतू महेंदार इनको परफॉर्म करना होगा। और डिफेंस की बात की जाए तो जयदीप कुलदीप, सुरेंद्र नाडा, श्रीकांत तेवतिया इनको टीम में होना होगा। श्रीकांत तेवतिया को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना होगा। पहला मुकाबला खेला था तो 2 टैकल पॉइंट्स निकाले थे, उसके बाद कुछ नहीं किया और एक रेडर की कमी और आप पूरी कर सकते हैं आशीष को डाल के। अब की बैटल किन 2 खिलाड़ियों के बीच में रहेगा? सिद्धार्थ देसाई वर्सेस विकास कंडोला। सिद्धार्थ देसाई 2 मुकाबले खेले, अभी तक 26 पॉइंट्स रेड पॉइंट्स ही अपने नाम कर चुके हैं। पहले मैच में 11, दूसरे मैच में 15। दूसरी तरफ विकास कंडोला 20 पॉइंट्स इनके नाम हो चुके हैं, एक मैच में 16 निकाले, फिर उससे अगले मैच में 14 पॉइंट्स। रेडर वर्सेस रेडर की ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कौन ज्यादा पॉइंट्स लेता है और कौन अपनी टीम को जिताता है इस पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है। अब वॉच आउट प्लेयर्स में सिद्धार्थ देसाई के अलावा कोई और खिलाड़ी टॉप पर हो ही नहीं सकता। इनके अलावा रजनीश दलाल पे भी निगाहें रहेंगी। तेलुगु टाइटंस के लिए एक मुकाबला खेला है, दूसरा वाला नहीं खेला, अब इस मैच में वापसी करनी होगी। और इसके अलावा संदीप कंडोला डिफेंस काफी अच्छा करते हैं इस टीम के लिए और उस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाना होगा एक बार फिर से। हरियाणा की टीम में से भी कुछ वॉच आउट प्लेयर्स हैं जिन पर आपकी निगाहें होनी चाहिए और विकास कंडोला उनमें से एक खिलाड़ी है। इनके साथ रोहित गुलिया, अगर ये दोनों रेडिंग डिपार्टमेंट में चल गए तो टीम के लिए काफी कुछ इजी हो सकता है। हालांकि टैकल डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट भी संभालना होगा और उसके लिए जयदीप कुलदीप को काफी कुछ करना होगा। 5 टैकल पॉइंट्स ले चुके हैं, अब जब इस मुकाबले में उतरेंगे तो इसमें भी परफॉर्म करके दिखाना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। कबड्डी की कवरेज के लिए आप देखते रहिए क से कबड्डी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।